अच्छा ये बताइएगा कि अगर बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं है कि जो गली मोहल्लों में अक्सर जो मैटरनिटी सेंटर्स हैं, जो क्लिनिक्स हैं, वो जाली हैं, उनके पास लाइसेंस याफ्ता नहीं, और आपको ये नहीं पता कि अगली डॉक्टर या पीछे से दाई है या नर्स रह चुकी हैं पहले, तो पता कैसे चल सकता है कि अगर आप कहीं भी जाए कि क्रेडिबिलिटी का, सबसे पहले तो ये बताएं। अच्छा देखें, जब भी कोई भी ख़ानदान किसी हेल्थ फैसिलिटी में जाता है या मैटरनिटी होम में, इफ़ यू टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो मैटरनिटी होम सेलेक्ट किया है वो सेफ़ हो। अब कैसे, मेरे ख्याल है 3 बहुत अहम सवालात हैं जिसके जवाबात होने चाहिए और जो पूछे जाने चाहिए बहुत क्लैरिटी के साथ। नंबर 1 कि जो फैसिलिटी है वो रजिस्टर्ड है, एक्रेडिटेड है। जैसे कराची में या सिंध में आप बात करें तो सिंध हेल्थ केयर कमीशन है, पंजाब में बात करें तो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन है, मतलब प्रोविंशियल जो भी एक्रेडिटेशन बॉडीज हैं। जब आपने बोला कि सर्विसेज जो हैं वो, तो वो किस तरीके से, कौन सी सर्विसेज के वाले से आप बात कर रही हैं? सो स्पेसिफिकली मैटरनिटी केयर के डिलीवरी के हिसाब से या प्रेगनेंसी के हमल के दौरान में जो औरतों को देखा जाता है। दूसरी जो चीज़ है, जो अहम सवाल है, वो ये कि जो वहाँ अमला है तरबियत याफ्ता है, क्या वो लाइसेंस्ड है? जैसे डॉक्टर के लिए हम लोग PMDC की बात करते हैं या नर्सिंग स्टाफ के लिए हम नर्सिंग काउंसिल की बात करते हैं, तो क्या वो उनसे लाइसेंस याफ्ता है? और तीसरी जो अहम इम्पॉर्टेंट सवाल है कि देखिए, हमल डिलीवरी ये बहुत डायनेमिक प्रोसेस है। औरतों को प्रेगनेंसी में कुछ प्रेगनेंसी रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। थ्रू आउट 9 मंथ बहुत एग्जैक्टली। फिर उसके अलावा ड्यूरिंग लेबर, सही, अगर आप बात करें, पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ पे औरतों की शरह अमवात डिलीवरी हमल की पेचीदगियों से वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है। इसी तरह नौमौलूद बात है। यस, और इसी तरह अगर हम नौमौलूद की बात करें तो हमारे पास वन ऑफ द हाईएस्ट रेट ऑफ के बच्चे की पैदाइश के बाद अमवात की शरह है। सो यू नो, तीसरा और जो सबसे अहम सवाल ये है कि इन केस ऑफ कोई भी पेचीदगी हो जाए, उनका रेफरल सिस्टम क्या है? क्या उनके पास वो सारी सहूलियात मैसर है जिसके दौरान में वो उस तरह की पेचीदगी को डील कर सके और डायग्नोसिस कर सके? हाँ, डायग्नोसिस कर सके, उसको डील कर सके। और अगर नहीं है, हो सकता है, लेट्स से हर अस्पताल टर्शी केयर नहीं है जहाँ पे आपके पास ICU हो या बच्चों के लिए ICU हो या ऑपरेशन थिएटर हो, तो उनके पास क्या बैकअप है? लेट्स से दे हैव कोई उनकी लेजॉन है किसी फैसिलिटी के साथ, क्या उनको पता है कि कौन से अस्पताल रेफर करना है? क्योंकि इमेच्योर बेबी अगर डिलीवर हो गया तो उसके बाद न्यूनेटल आपके पास वार्ड है कि नहीं है, कि उसके बाद फिर आपने बच्चे को किसी और बड़े अस्पताल में कराना पड़ेगा। हाँ। तो मदिहा, होता ये है कि बहुत सारी मर्तबा हमारे पास ऐसे केसेस ऐसे स्टेज पे आते हैं जहां आप बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते, और उसकी वजह ये होता है कि जब कोई केस ख़राब हो जाता है तो वो अस्पताल उनसे कह देता है आप अपना मरीज़ ले जाएं क्योंकि हमारे पास नहीं है सहूलियात। ये मरीज़ की जिम्मेदारी नहीं है, ये उस अस्पताल की जिम्मेदारी हो कि उनके पास रेफरल पाथवे मौजूद हो, उनको क्लियर कम्युनिकेशन हो, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल कम्युनिकेशन होना चाहिए, बजाय आप मरीज से कहेंगे जाएं अपना मरीज ले जाएं और फिर वो एक के बाद दूसरे और दूसरे के बाद तीसरे और तीसरे के बाद चौथे अस्पताल घूमते रहें, जहां ऑन द वे ट्रांसफर के दौरान में औरतें या बच्चे की मौत हो सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल आपने सही बात की। और जैसे इन्होंने बात की कि ये ज़रूर देखना है कि जी हाँ, कि आपके पास क्या रेफरल पाथवे क्या है, क्योंकि अक्सर जगहों पर ऐसा भी होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके तो शुरू के चंद सेकंड्स एंड मिनट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। खुदा ना खासा अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो बच्चा तो वहीं पे वो दम तोड़ जाएगा और इतनी नन्ही सी जान है। डॉक्टर साहब, आप क्या समझती हैं कि कैसे पता चलाया जा सकता है? क्योंकि ऑफ कोर्स सिर्फ ये नहीं कि आप एंड टाइम में डिलीवरी के टाइम पे जा रहे हैं, अब खवातीन पहले से अपना चेकअप कराना शुरू कर देती हैं, 3-4 महीने से वो क्लिनिक में जाना शुरू कर देती हैं। कुछ तो ऐसे पॉइंट्स होती होंगी, कुछ ना कुछ ऐसी अलार्मिंग चीज़ होती होंगी जिसपे वो कहते हैं ना, कान खड़े हो जाने चाहिए कि मुझे कोई मसला लग रहा है, यहाँ पे डॉक्टर साहब के साथ कोई मसला लग रहा है मुझे। देखिए, उसमें पहली बार डॉक्टर रीना ने बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया कि क्रेडेंशियल्स हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, नहीं हैं, लेकिन पहली बात यह है कि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री के गरीब लोग हैं। हमारे पास जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसको तो बस डिलीवरी करानी है, वो कैसे इस चीज़ का पता करेगी कि ये हॉस्पिटल रिकॉग्नाइज्ड है, डॉक्टर काबिल है? उससे तो जो भी अच्छे तरीके से बात करेगा, उसको सिंपैथी देगा, मोहब्बत देगा, उसके हिसाब में तो वही काबिल है। और डॉक्टर साहब, एक और चीज़ भी है कि उसके हाथ में नहीं बहुत सारी जगहों पे कि वो खुद इंतखाब कर सके उसको किस गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है। तो जहाँ घर में उसकी सास, क्योंकि अक्सर सास कहती है हाँ भी फलाने की सुने तो उसने फलाने ने बच्चे डिलीवर कराए थे, तो वही बेहतर है, मेरा भी बच्चा डिलीवर कराया। और हमने तो घर
में ही 4-4 बच्चे पैदा कर जी, लिए। जी, जी, जी। तो देखिए मैं भी एक इसका बहुत मतलब अभी भी discourage किया बिल्कुल जाता है मैं clinics एक जाने बहुत से। ही डेंसली पॉपुलेटेड गवर्नमेंट सेक्टर हॉस्पिटल में काम करती हूँ। वहाँ पे हमारी 50% डिलीवरीज घर में ही होती हैं उनकी। तो हम लोगों ने एज अ तो गवर्नमेंट क्यों ये क्या ये बाय चॉइस वो घर में होती है या वो पहुंच नहीं पाते या फिर नहीं उनको नहीं बाय लेके आने चॉइस वाला होती है, बाय चॉइस होती By है, choice घर बाय में होती चॉइस है। होती है। और वो इसलिए कोई कि मदद एक भी नहीं सिस्टम है मांगते कि वो उनका, जी जी बिल्कुल जैसे उनका एक बाहर तो system हम है। नर्स को घर पे बुला सकते हैं, डॉक्टर्स आपके घर आ सकते हैं, और अगर आपने घर में मिडवाइफ अगर आ आपने सकती हैं। जी, तो हमने midwife। इस एरिया को लेते हुए उन एरियाज़ को हमने आइडेंटिफाई किया है और हम लोगों ने सोशल मोबिलाइजर्स को मूव कराया उन इलाकों में और कम्युनिटी मिडवाइफ का कॉन्सेप्ट सिंध में शुरू किया है। अब क्योंकि देखिए डॉक्टर्स के लेवल पे जो एक प्राइमरी पास प्रेग्नेंट औरत है वो डॉक्टर जो हाईली क्वालिफाइड है डॉक्टर उसके लेवल पे जाके बात नहीं कर सकता, उसको नहीं समझा सकता। उनके जो सदियों से नॉर्म्स चलते आ रहे हैं कि मैंने 6 बच्चे घर में पैदा किए, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, ये आ गई है, ये कह रही अस्पताल, डॉक्टर वहम डाल देते हैं, हमारी जेब में इतने पैसे नहीं हैं, डॉक्टर केस बिगाड़ देते हैं, वो ऑपरेशन कर देते हैं, बच्चा शीशे में चला जाता है। देखिए ये वो सारे साउंड्स वो हैं। यानी कि इंक्यूबेटर को वो शीशा के शीशा कहते हैं। ओके ओके ठीक है। तो देखिए द साउंड्स कम्स फ्रॉम द सेम प्लेस, एक ही जगह से ये सारी आवाज़ें आ रही होती हैं। फिर ये कि घर में एक बंदा कमाने वाला है, 10 उस पर डिपेंडेंट खाने वाले है, हैं, बिल्कुल। तो वो उसके पास तो राइट ही नहीं है कि वो कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए। तो हम जिन पॉइंट्स पे हम काम कर रहे हैं एज अ सिंध गवर्नमेंट, हम जिन लेवल्स पे काम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं सोशल मोबिलाइजर्स पे, सेकंड कम्युनिटी मिडवाइफ्स पे। कम्युनिटी मिडवाइफ्स चूँकि पेशेंट के लेवल पे आके उससे बात करती है, उससे पूछती है कि आपने पहले 2 बच्चे घर में क्यों पैदा किए और अब हमारे पास क्यों आए हैं। फिर हम उसको पोस्टमार्टम इमीडिएटली कॉन्ट्रासेप्शन एडवाइस करते हैं ताकि बच्चों में जैसे दिस इज़ द पॉइंट। और हम उसको कहते हैं हमें जो फीलिंग आई है कि लोग टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी से इतना नहीं घबराते जितने कॉन्ट्रासेप्शन से घबराते हैं। कहते हैं इससे कैंसर हो जाएगा, जहर फैल जाएगा, औरत नकारा हो जाएगी। दीज आर द सोशल स्टिग्मास, मिथ्स है। हमने इनको वॉश आउट कर रहे हैं, हम इनको ब्लीच से धो रहे हैं। तो वो स्लो प्रोसेस है लेकिन हम बहुत पुरुमीद हैं। क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब आप ये बात को स्टेट करें ना कि अगर हम पॉपुलेशन कंट्रोल के वाले से बात करें, वहाँ पे बहुत सारे लोग, हमारे अपने बड़े बुजुर्ग हमें फौरन खामोश कराने के लिए आ जाते हैं, लेकिन हमें ये भी तो देखना है ना कि हमारे अपने मुल्क में वसाइल कितने हैं, और वसाइल को देखते हुए फिर हमने देखना है कि जितनी पॉपुलेशन होगी ऐसा ना हो कि लोगों का हक मारा जाए। तो यहाँ पे पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखें ना जो हमारे हमसाए मुल्क हैं, वो तो खैर दो इंडिया उसकी तो बात करें, लेकिन बांग्लादेश ने भी बड़ा काम किया है पॉपुलेशन, उनके क्लेरिक्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हुए हैं उसमें पॉपुलेशन कंट्रोल में। अच्छा आप मुझे बताएं कितना ये खौफनाक हो सकता है किसी औरत के लिए कि अगर वो किसी ऐसे गैर लाइसेंस शुदा या फिर जाली मैटरनिटी होम्स के हत्या चढ़ जाएगा। तो देखें इन्होंने बहुत अच्छी जैसे एक बात की, जो हम बात करते हैं कि लोगों को उस जगह का पता हो, एक्रेडिटेशंस का पता हो, जी वो जगह लाइसेंस्ड है नहीं है, लेकिन जो जगहें ऐसी नहीं हैं वहाँ पे बहुत सिवियर कॉम्प्लिकेशन के चांसेस होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा तो हमारे पास आ जाता है सेप्सिस का इन्फेक्शन। जानलेवा साबित होता है। बिल्कुल, स्टेरिलाइजेशन एक इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपके इंस्ट्रूमेंट्स ही ठीक नहीं हैं तो वहाँ पे आपने एक बहुत स्ट्राइक अपवर्ड प्रोजेक्शन में आपका ग्राफ पे जाता है कि जी उसमें चांसेस, फिर परफोरेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपकी वो स्किल्ड नहीं है जो आपका करने वाला हेल्थ केयर प्रोफेशनल है तो वो परफोरेशंस भी कर सकता है। और इसके अलावा जो पोस्ट ऑफ केयर की जो हम बात करते हैं, यू विल बी अम्यूज्ड टू नो, हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में वैसे तो 178 के करीब है हमारा आउट ऑफ 100,000 फीमेल्स जो मैटरनल मोर्टेलिटी जिनकी हो जाती है पोस्ट अबॉर्शन केयर ना की वजह से, और नहीं इसमें से 10% जो पोस्ट अबॉर्शन केयर ना की वजह से होती है। और अगर हम स्पेसिफिकली सिंध की बात करें तो उसमें 200+ है पर 100,000 फीमेल्स जो इंतकाल कर जाती हैं जी पोस्ट अबॉर्शन या पोस्ट डिलीवरी केयर, पोस्टमार्टम केयर जिनको सही नाम मिले। अच्छा इन्होंने जैसे एक और चीज़ बहुत अच्छी बात की कॉन्ट्रासेप्टिव्स की। हमारे यहाँ जो हमारी आबादी है इस वक्त 241.7 मिलियन आई बिलीव है, और वो और अभी मर्दमशुमारी में तो पता चलेगा, मुझे लगता है ये 2023 का सेंसस है, 2023 के सेंसस की मैं आपको बता रही हूँ, जिसमें इन लोगों ने ये प्रेडिक्ट किया है कि जी हर 27 इयर्स पे हमारी पॉपुलेशन डबल हो रही है, विच इज़ अ वेरी बिग नंबर। एनुअली हम 2.5% बढ़ रहे हैं, विच इज़ अनदर बिग नंबर। तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो है ना दे रियली प्ले अ बिग रोल।
हमारे इस वक्त करंट जो ग्रोथ रेट है, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं एनुअली, उसमें 46% आर अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज। ओके, यानी कि जो बिल्कुल आपकी प्लान्ड नहीं होती प्रेगनेंसीज हैं। मतलब आप सोचें आधा तकरीबन आपका नंबर वो लोग हैं जो नहीं चाहते थे इस वक्त बच्चा होना, लेकिन वो हो गया। अब उसको कुछ लोग होंगे जो डिलीवर की तरफ जाते हैं और कुछ लोग होते हैं जो पोस्ट अबॉर्शन या अबॉर्शन की तरफ जाते हैं। और बात इनकी मुझे बहुत आपको अच्छी लगी सुन के, जो इन्होंने मोबिलाइजर्स की बात की। मुझे लगता है टास्क शिफ्टिंग प्लेज अ वेरी बिग रोल व्हेन इट कम्स टू सच थिंग्स। जो जैसे इन्होंने बात कही कि घर घर जाके बात करती हैं, बाजी का एक कॉन्सेप्ट है हमारी कम्युनिटी में, और वो बाजी को समझती हैं कि ये जो है ना, सही बात कर ये हमारी की है, इनको सब पता है हेल्थ केयर का। ये यानी कि क्या ये बाजी वो जो मिडवाइफ जो किरदार वेस्ट में अदा करती इसमें है, LHWs लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, उससे भी लो। अच्छा, पोलियो पिलाने वाले जो है, जी। ये मोबिलाइज जो घरों में जाती है, लेडी हेल्थ विजिटर्स हैं, FWWs हैं, FWCs हैं, ये आपकी कम्युनिटी में ऐसे रूट्स की तरह मौजूद हैं, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट अगर आप कोई शिफ्ट चाहते हैं तो। क्योंकि वो बाजी 24 घंटे फोन पे भी अक्सर मौजूद होती है उन बाजी के साथ। आपका इलाके की तकरीबन 100 पे एक बाजी है, मेरे ख्याल से 100 घर पे 100 घर पे एक बाजी है, और वो उन पे उनसे अपनी अच्छा वैसे ये नंबर घर ज्यादा नहीं है यहाँ पे, अगर देखा नहीं, जाए तो? हमने आइडेंटिफाई किया है, हम लोगों ने अपने जहाँ हम काम कर रहे हैं हमने आइडेंटिफाई किया है कि अगर हर 100 घर पे कोई एक बाजी तो है जिनको अस्पताल लेके जाती है, जो जिना लेके जाती है, तो वो व्हाई नॉट कम टू अस, हम उनको ट्रेन करेंगे कि कब आपने हमारे पास लेके आ जाना है। इसका मतलब बाजी को तो 24/7 उसको अवेलेबल होती है। अच्छा ठीक है। और पाकिस्तान में जो हमारा लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम है, इट्स वन ऑफ इट्स काइंड, मतलब इंटरनेशनली है, लेकिन काम नहीं कर रहा था ना। थोड़ा करता है, मैंने बड़ा क्लोजली इनके साथ काम किया है। आपको यही करने, देखिए हमारे पास ना, हम कहें कि हम लोगों में अवेयरनेस पैदा करें और उनको पता हो कि ये मैटरनिटी होम सेफ है, ये वाला, और दूसरी तरफ आप कहें कि आपका सिंध हेल्थ केयर कमीशन लग जाए, विच इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज दे आर शॉर्ट ऑफ स्टाफ, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है या वो कमिटेड नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको ये बीच का ओवरलैप, बिकॉज दिस इज द मिसिंग गैप ना, आपको यहीं पे, बिकॉज कम्युनिटी को एंगेज करना है आपने, और आपने ऊपर और नीचे में एक कनेक्शन डेवलप करना तो है। ये वो जो बाजी बेसिकली जो है ये वो हमने रहा बिल्कुल, वो फिर इसलिए कि वो जो गैप है ना उसको ब्रिज कर सके। डॉक्टर साहब, आप कितना वो खतरा महसूस करती हैं कि जब हम देखते हैं बहुत सारे गली मोहल्लों में जो मेडिकल क्लिनिक्स बन चुके हैं, और सबसे ज़्यादा खौफनाक चीज़ जहाँ पे हम देखते हैं कि जी जच्चा बच्चा जो सेंटर्स मौजूद हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत से लोग इसलिए बैठे हैं, उनका एक्सपीरियंस है, और फिर कहीं कहीं ऐसे लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस भी है कि हम उसको मात देना भी बड़ा मुश्किल होता है। आप उससे कोई भी सवाल कर लें, वो आपसे ऐसे जवाब देंगे जैसे उनसे ज़रा बेहतर कोई जानते नहीं, तो आप वो हो जाते हैं ना, परेशान हो जाते हैं कि ये पता नहीं ये सही डॉक्टर होंगे, और वो डॉक्टर नहीं होते। सबसे पहले मदिया तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने का और इतने अच्छे अच्छे लोगों के साथ बात करने का। मैं समझती हूँ कि आप सब लोग जितना जच्चा बच्चा पे मतलब एम्फोसिस कर रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक और चीज़ें हैं। सबसे पहले तो देखिए, जैसे डॉक्टर साहब ने बात की कि उनका सर्टिफिकेट लगा हो, उनको पता हो कि ये अथोराइज्ड है कि नहीं। अब अगले बंदे को पढ़ना आएगा तो वो ये देखेगा। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज डॉक्टर साहब कि हमने कहाँ से जाके वो चेक करवाना है। अनएजुकेशन एंड इलिटरेसी जो है, फिर इसके बाद पॉवर्टी, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मौका ही नहीं देते। और यहाँ पर आ जाती है बीच में बाजी कि वो बाजी से पूछेंगे कि जी हमें किस डॉक्टर के पास जाना, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो बाजी आपकी वो नहीं होती जिसको आपने ट्रेन किया होता है, वो तो एक दाई होती है, एक आया होती है, समटाइम्स एक नर्सिंग स्टूडेंट होता है। मैं एज अ सर्जन आपसे बात करूं कि जी मुझे सिखाया गया कि जी दूध इज़ अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। अब आपको आके मरीज कहेगा कि डॉक्टर साहब दूध पियेंगे तो टाकों में बस पड़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब डॉक्टर साहब इसको कंटिन्यू करेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग बात चली, लेकिन ब्रेक आ गई है। बहुत खूबसूरत बात है, यहीं से कंटिन्यू करेंगे, छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते, कहीं मत जाइएगा।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर सोगरा हमें पेशेंट्स के बारे में बता दी, क्योंकि देखिए आज का टाइम ऐसा है, इवन आई वाज प्रेग्नेंट तो मैं पूरा यूट्यूब पे इतनी वीडियोज़ लातादाद के उसमें थे कि अच्छा अब आपको क्या फील करना चाहिए, अब आपको कौन सा वीक हो गया है बच्चे की जो है वो फीटस है उसकी क्या कितनी ग्रोथ होगी भी बे इंतहा मवाद जो है वो आपके इंटरनेट पे मौजूद है। और अगर आप लोग टिकटॉक पे, क्योंकि हमारे पाकिस्तान की आवाम और कहीं हो ना हो टिकटॉक पे ज़रूर मौजूद होती है, तो टिकटॉक पे भी एम्पल अमाउंट में इंफॉर्मेशन मौजूद है, बस अगर हम चाहें तो। और डॉक्टर साहब बता रही थी कि पेशेंट्स अक्सर ये भी कहते हैं कि जी अगर दूध पिएंगे तो हमारी जो टाँकों में पस पड़ जाएगी। पस पड़ जाएगा। तो जैसे शुरू में जब बंदा जवान होता है कहता है कि नहीं मैंने इस जो है ना टैबू को ख़त्म करना है, तो मैं अपना फ़र्ज समझती थी कि हर मरीज़ को बोलूँ कि भाई देखिए जब बच्चा पैदा होता है सबसे पहले ज़ख्म उस पर नाक का होता है और उसको पहला जो पहली ग़िज़ा जो मिलती है दैट इज़ माँ का दूध। तो अगर बस पढ़ना और फिर जब वो वापस पेशेंट को मैं बड़ा मेहनत करती थी आगे मैंने जब उनको बोला कि देखिए आपका देखिए बस तो बिल्कुल भी नहीं पड़ा, हालांकि आपने दूध पिया, तो मुझे इतने मज़े से मरीज जवाब देता था, लेकिन डॉक्टर साहब फिर भी मैंने एहतियातन दूध नहीं पिया फिर भी मैंने एहतियातन दूध नहीं पिया। चले ठीक है। अच्छा फिर मैंने कहा आप लोगों को ये बातें बताता कौन है, तो वहाँ पर भी फिर बाजी का भी रोल आता है। और जो हमारे डिस्चार्ज के टाइम पे जो डिस्चार्ज कार्ड हॉस्पिटल से मरीज को दिया जा रहा होता है ना, वो कौन होती है, आया होती है, जो गाड़ी तक पहुंचाने जाएगी उसको 200 रुपये 500 रुपये खर्ची मिलेगी। वो जो एहतियात बताती है मरीज वो याद करता है। डॉक्टर साहब आपको कुछ चीज ना मालशी वाला करनी तो मुझे मेरा नंबर ले मौजूद हूँ। हाँ ठीक है, ये मेरा नंबर ले लेना। और फिर वो जो है ना वो ये कहती है कि डॉक्टर साहब दूध से परहेज करना और पता नहीं क्या क्या। अच्छा जब हमसे पूछा जाता है कि जी डॉक्टर साहब क्या क्या चीज़ परहेज है, तो हमारी मेरी एल्डर एक कुलीग थी, शायद उनका तजुर्बा था जो मेरा भी अभी कभी कभी दिल करता है कि भाई डॉक्टर के दिमाग के अलावा सब कुछ खाओ। तो वो फिर पूछेंगे अच्छा केला खाओ, अच्छा भाई केला खाओ, अच्छा ये बताइए अनानास खाओ, तो हर चीज़ का। लेकिन तो जो अभी बात हो रही थी ना कि अनाड़ी डॉक्टर, देखिए अनाड़ी भी डॉक्टर हो उसकी ट्रेनिंग होती है, सिंपैथी पे भी एम्पैथी पे भी, वो ज़रूर उसको भेजेगा। लेकिन बात है कि मरीज़ पहुँचे उस डॉक्टर के पास ना, तो मरीज़ पहुंचता नहीं है, मरीज़ को कोई अवेयरनेस नहीं है। मैं बाय चांस अभी जब आपका प्रोग्राम हो रहा था तो अभी मैं ठट्टा में एक सिंपोजिया कर रही हूँ ओरल कैंसर पे, क्योंकि वहाँ पर पान गुटखा मावा बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से हमारे पास ओरल कैंसर की बहुत ज़्यादा। और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो है वो हायर एजुकेशन कमीशन के जो मेरे चीफ गेस्ट जो है वो उनके चेयरमैन है प्रोफेसर तारुक रफ़ी, और आपकी पब्लिक हेल्थ की जो है मैडम लुबना स्पीकर इन दिस प्रोग्राम। तो बात है कि देखिए हम एक दूसरे को तो कर लेते हैं, मुझे भी पता चल गया, आपको भी पता चल गया, लेकिन लोगों को कैसे पता चले, तो उन लोगों के लिए सोशल मोबिलाइजर्स बड़े इम्पॉर्टेंट है और पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो हैं वो बड़े इम्पॉर्टेंट है कि उनको पता चले कि सबसे पहले हम जब तक अपने मुल्क में पॉवर्टी इलिटरेसी ये चीज़ें जो अभी एनजीओ की बात हो रही थी, अब देखिए एक एनजीओ आपको कंट्रासेप्शन पे पैसे देती है, एक एनजीओ आप बच्चा पैदा करने पे पैसे देती है। कैन यू इमेजिन हमारे पास आई एम वर्किंग इन इंटीरियर, तो वहाँ पर आके मरीज़ कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने बच्चा बंद कराने का ऑपरेशन कर लिया था, अब आप बड़ी डॉक्टर हैं, मेरा ऑपरेशन करके बच्चे का रास्ता खोल दें। भाई क्यों खोल दें, फला ने बच्चा पैदा किया और उसको इतने 1000 रुपये मिले और मेरा मियाँ तो मुझे मार रहा है कि तुमने जो ये ऑपरेशन करके अपना सत्यानाश कर दिया। दिस इज अ प्योर फैक्ट व्हिच आई एम टेलिंग यू, बिल्कुल दिस इज अ प्योर फैक्ट। सो यू सी हमारे पास बड़ी जगह हैं जहाँ पर हमें इन लोगों को टीच एंड ट्रेन करना होता है। अब अगर ओरल कैंसर की बात करूँ, वहाँ पर भी गायनी का रोल क्यों आता है कि जो औरत प्रॉब्लम के साथ जब आ जाती है हॉस्पिटल में डिलीवरी के टाइम पे, तो जब उसका हीमोग्लोबिन चेक किया जाए तो जनाब हीमोग्लोबिन आप कराची में तो 6 मिलेगा, इंटीरियर में 3-4। अब इस पे आपको पास इतना खून कहाँ से आए, ब्लड मिले कहाँ से? अच्छा जो डोनर होगा उसका अपना हीमोग्लोबिन इतना कम होगा क्योंकि वो तो गुटखा पान मावा खाते रहते, उनको पता ही नहीं चलता कि क्या है क्या नहीं। तो हमारे पास बड़ा रूम है इन सब चीज़ों को टीच एंड ट्रेन करने का। बात बताएं, ये मुझे समझाएं। चलिए ठीक है, ये मुझे समझ में आती है कि कॉन्ट्रासेप्टिव जो है उसके लिए अगर पैसे दिए जाते हैं, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन का इशू है
बच्चा पैदा करने पे जो पैसे दिए जा रहे हैं, क्या वो इसलिए दिए जा रहे हैं कि ताकि किसी अनाड़ी के हाथों ना बच्चा लगे, किसी दाई के हाथों ना, सेफ डिलीवरीज हो, क्या उसकी वजह से ये क्या देखिए, ये रीजन है? जब आई एम प्रीटी श्योर कि जिस एनजीओ का ये कॉन्सेप्ट होगा वो ये होगा कि जो बच्चा दुनिया में आ रहा है जी, जी। उसको एक अच्छी खुराक मिले, उसकी माँ को एक अच्छी खुराक मिले, ताकि जो मैटरनल चाइल्ड मोर्टेलिटी है, यानी उनकी डेथ रेशियो वो कम हो। आई एम प्रीटी श्योर उनका इंटेंशन होगा, लेकिन हम उसको अलग रास्ते पे लेके जा रहे हैं ना कि जी पैसे मिलेंगे, अब हमें पैदा करना। सो दैट्स फिर दूसरी जो आप मैं जो आई एम सॉरी, मैं अगर क्योंकि मैं थोड़ा सा मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ से हट के बात कर रही हूँ बिकॉज आई एम अ सर्जन। तो अब यहाँ पर हमारे पास, मेरे पास अगर ऑफिस में कोई मेरा पीए है या मेरे वार्ड में कोई ड्रेसर है, अगर आप उससे पूछें कि आप शाम पे क्या करते हो, मेरा कारोबार है, ये लफ्ज़ आप हैरान होंगी, मेरा कारोबार है, शाम में मैं अपना कारोबार करता हूँ। फिर मुझे क्यूरियोसिटी भी, मैंने कहा एबीसी जो भी नाम मैं नहीं लेना चाहूँगी, क्या कारोबार करते हो, तो पता चला मैं क्लिनिक करता हूँ। अब आप सोचें कि जो यहाँ का जो ड्रेसर जो पिए, वो क्योंकि वो हम जो चीज़ लिख रहे होते हैं, जो रिपोर्टें लिख रहे होते हैं, अब मेरा आप मेरी जानने वाली है, मेरे पास आई, मैंने कहा कि मिस्टर ए प्लीज इसको लेके जाओ, जाके अल्ट्रासाउंड कराओ। जी जी। मिस्टर ए प्लीज इसको लेके जाओ, उसका ये ब्लड टेस्ट करा। अब उसने वो चीज़ें याद कर ली, वो शाम को, और फिर वो अपने एरिया में बड़ा डॉक्टर बन के कहेगा अब मैं आपके फ्री टेस्ट कराऊंगा, कल अस्पताल तुम फला जगह पे आ जाना, मेरा ऑफिस है। एंड यू सी दे अटैक, यू नो, दे उनको वो पूरी तरह से एक प्रोटोकॉल देते हैं और उसके पैसे मिलते हैं उनको शाम में, और यहाँ से उनको प्रोटोकॉल होता है कि जी बड़ी अस्पताल में मेरे टेस्ट हो गए, ये हो गया, और फिर वो ये इतना मतलब अच्छा। फिर यहाँ पर बात खत्म देखिए, नहीं वो होती। आपने कहा टॉपिक से हट के बात करें, डॉक्टर साहब आप टॉपिक की बात ही करिए, क्योंकि हम जो ये बात करें ना कि ये जाली क्लिनिक से, गैर लाइसेंस्ड क्लिनिक से और जाली मैटरनिटी सेंटर्स जो हैं, ये ऐसे ही हैं कि जो साथ जो अगर कोई हेड नर्स है, कोई बड़ी नर्स है जो साथ में लगी हुई है, वो सीख सीख के आगे काम कर रही है। फिर उसके बाद में और ज्यादा तकलीफ था, आपको बात बताऊं, मैं सर्जन हूँ और मेरा 32 साल का एक्सपीरियंस है। मैं एक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कर रही हूँ या एबीसी कोई सर्जरी कर रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम नॉट अ टेक्नीशियन डिपेंडेंट सर्जन, ठीक है। अब हमारे पास सबसे बड़ा अलमिया क्या है, मैंने आज फेलोशिप की, कल मैंने बड़ा केस ले लिया, कोई मसले की बात नहीं है। मैंने जो है किसी टेक्नीशियन को पैसे दिए, मैंने अपनी जेब में डाले 50,000, उसमें से मैंने 5,000 दे दिए किसी टेक्नीशियन को, वो आपको आके ऑपरेशन करके दे देंगे। यू सी, यू कैन नॉट इमेजिन दिस फीवर is you know involving the whole country और whole city। आप हैरान हो जाएंगी कि सर्जन जो है उसको कुछ अल्लाह न करे कुछ ना है, लेकिन जो कुछ भी उनका एक देखिए एक्सपीरियंस मेक्स मैन परफेक्ट। आपका खाली डिग्री होना जो है इट्स नॉट मतलब कि आपके पास हाथ में डिग्री आ जाए और आप सब कुछ कर लें। तो यहाँ पर हम बदकिस्मती है कि यहाँ पर मैं ज़रूर डॉक्टर्स को, अपने सर्जन्स को या अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को, कि कितनी गायनेकोलॉजिस्ट है जो अगर पेट से चीरा दे के यूट्रस निकालना है, ये मैं उर्दू में इसलिए बात की ताकि लोग समझ आए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि वो तो जनाब गायनेकोलॉजिस्ट ने कर ली, एंड आई एम वेरी सॉरी विद ऑल द गायनेकोलॉजिस्ट इवन हु आर लिसनिंग। दूसरा एक यूट्रस को निकालने का तरीका क्या होता है कि जब वो नीचे से बाहर आता है तो उसको हम कहते हैं कि जी जैसे बच्चा पैदा होता है उसी रास्ते से, तो माँ को कोई तकलीफ नहीं होती। वो करना सबको अगर नहीं आता कोई मसले की बात नहीं है। एक बाबा जी है जो कितने सालों से करवा रहे, तो वो उनको बुलाया जाएगा और वो आपके कर देगा ये ऑपरेशन। फिर अब जब लेप्रोस्कोपिक अप्रोच आ गई है तो मुझे नहीं आती, कोई मसले की बात नहीं है, मैंने मिस्टर फलां फलां को बुला लिया और आके करा लिया। तो यहाँ पर इवन दिस इज डेंजरस देन द क्वेक एंड हकीम एंड एनीथिंग, जो कि मतलब क्योंकि देखिए हम जब सर्जरी कर रहे होते हैं तो सर्जरी एक्सपीरियंस स्किल्स अलॉन्ग विथ नॉलेज बहुत जरूरी है। देखिए और आपने जैसे